बहुत स्वागत भी हो आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं रोज की तरह सौरभ शर्मा आपके साथ मौजूद हूं। कल है देखिए इम्तिहान का दिन, सभी का इम्तिहान, बल्कि रिजल्ट का दिन है। रिजल्ट आउट हो जाएगा कल। आप सब ने जो नतीजे दिए हैं वो कल खुलना शुरू हो जाएंगे सुबह से, और पता चलेगा फिर हमको दोपहर तक कि आखिर देश में किसकी सरकार बनी। उसी की जिसकी एग्जिट पोल ने प्रेडिक्शन की है, यानी नरेंद्र मोदी फिर एक बार 400 पार। और नरेंद्र मोदी को अगर तीसरी बार जनमत मिलता है तो ये तो खैर बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। अभी तक सब उसकी प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं, प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। मार्केट देखिए जरा, शेयर बाजार खुला 2000 पॉइंट टप से ऊपर एकदम। अच्छा, इस पर भी विपक्ष वाले बोले कि देखा हम यही तो कह रहे थे। वो फिर वही सुन रहे हो विनोद, देखा विनोद, मार्केट देखा कैसे उठा, यही तो हम कह रहे थे। ये पहले संघी लोग सब पैसा बनाएंगे उसके बाद सरकार बनाएंगे। तो अब पहले एक दिन पैसा बनाया, फिर अगले दिन जाकर के इन्होंने ईवीएम में चोरी किया। ये सब चल रहा है व्यूअर्स। कल से मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया पर आप भी हैं, मैं भी हूँ। क्या अब देखिए विपक्ष की मांगे आप देख लीजिए। मैं सोच रहा था आज आपको आपको क्या बताऊं, कल तो नतीजे ही आने वाला है, आज मैं क्या नया बता दूंगा आपको, लेकिन नया दे दिया सबने। देखिए पहला मांग, पोस्टल बैलेट के नतीजे ईवीएम से पहले जारी हों। पोस्टल बैलेट हमेशा पहले ही गिना जाता है, लेकिन इस बार मांगे विपक्ष की भाई नतीजा पहले घोषित करो। कौन जीता है पोस्टल बैलेट में, कौन जीता? 90 करोड़ वोट का चिंता नहीं है। पोस्टल बैलेट में 1 लाख वोट जो होगा उसकी 2 लाख जितना भी हो उसकी चिंता है कि पहले वो डिक्लेयर करो। फिर नियमों के तहत काउंटिंग पर्यवेक्षक लागू, नियम सारे लागू कराएं। भाई कराएगा ही, चुनाव आयोग बना ही इसीलिए था। फिर काउंटिंग की सीसीटीवी मॉनिटरिंग कंट्रोल यूनिट का वेरिफिकेशन करें, ठीक है। मशीन से आए डेटा को कंफर्म करें। वो अपने लोगों को भी कह रहे हैं कि भाई कंफर्म कर लेना, कहीं चूक ना हो जाए। आपकी भी जिम्मेदारी है, कीजिए। सील ईवीएम वेरिफिकेशन को रिकंफर्म करें। चलिए सारी मांगों में ऐसा कुछ नहीं है। फिर आरोप लगाया कि जो रिटर्निंग अफसर होता है, जो गिनती करता है, और एक आरओ होता है असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर, वो मॉनिटरिंग सा करता है कि ये लोग जो हैं यहाँ पर हमारे काउंटिंग एजेंट की टेबल नहीं लगने दी जा रही है। चुनाव आयोग ने कह दिया ऐसा कुछ नहीं है, आप आइए गिनती देखिए, जैसे हर बार चुनाव में होता है वैसे ही होगा इस बार भी। तो तरह तरह की बातें, तरह तरह के आरोप चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं देश के अंदर। देखिए जो अब एक बात होने लगी, इससे पहले कभी नहीं हुई थी, कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो विपक्ष है वो नतीजों को मानने से इनकार कर दे, नहीं ना ये नहीं, ये रिजल्ट गलत है, फिर आप क्या करेंगे? मतलब अभूतपूर्व सी स्थिति हो जाएगी अगर कल ऐसा होता। भगवान न करे ऐसा हो, जो भी नतीजा है सब लोग उसको स्वीकार करें। राहुल गांधी जी ने 2019 में कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था, मतलब आपने नतीजे को स्वीकार कर लिया था। तो कल भी ऐसा ही कीजिए। अगर नतीजा वही आता है जो एग्जिट पोल कह रहा है, नहीं आता, कुछ और परिस्थिति बनती है, तो ठीक है, वो आपके, वो सबके लिए एक सरप्राइज होगा। देखा जाएगा फिर कल क्या होता है। हमारे मेहमान आज के हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन साहब, समीर चौगांवकर साहब, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। तो अभी तो पहले खबरें, देवेंद्र जी बड़ा जोर मुस्कुराए जैसे ही प्रोग्राम शुरू होने वाला था। फोन में कुछ देख रहे थे, जोर से मुस्कुरा रहे थे, तो झांक नहीं पाया उस वक्त। क्या देवेंद्र जी कोई खबर? नहीं, फोन में मैसेज तो मैं नहीं बता सकता कि वो क्या है, लेकिन बाकी जो दूसरी चीज़ है सौरभ की, जैसे पोस्टल बैलेट को लेके जो कहा जा रहा है, वो इस वजह से कहा जा रहा है कि 2019 में चुनाव आयोग ने अपने गाइडेंस में थोड़ा परिवर्तन किया था, और उस परिवर्तन के हिसाब से पहले ये रूल था कि जब तक पोस्टल बैलेट की गिनती ना हो तब तक ईवीएम की काउंटिंग शुरू नहीं होती थी। 19 में उसमें थोड़ा बदलाव किया गया, ये कि पोस्टल बैलेट की गिनती चलती रहेगी, आधे घंटे बाद ईवीएम भी शुरू हो सकता है। उसके पीछे वजह ये थी कि क्योंकि पोस्टल बैलेट की संख्या अब लगातार बढ़ते जा रही है, तो उस हिसाब से क्यों बाकी ईवीएम को होल्ड करके रखना, ये वजह थी। लेकिन उसको इस रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि पोस्टल बैलेट अगर क्लोज मार्किंग वाली सीट होगी तो बाद में अपने हिसाब से उसमें फेरबदल किया जा सकता है। ये अपोजिशन की मंशा है। हालांकि पोस्टल बैलेट की संख्या को अगर देखें तो 1% भी नहीं होता, 0.3% के आसपास पिछली बार कुछ था। उस संख्या से कुछ नहीं होना है, सिवाय 1-2 सीट पर अगर कोई फर्क पड़ जाना है तो पड़ जाना है, बहुत क्लोज मार्जिन वाली सीटें हुई तो, और अगर कोई धांधली हुई तो। लेकिन एक माहौल जरूर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और दिव्या सिंह ने तो बाकायदा कह दिया सौरभ। मैं सुनाता हूँ मैं जी, हाँ बिल्कुल, बोलिए आप। जो अंदेशा आप जता रहे थे कि कल क्या होने वाला है, दिग्विजय सिंह तो ऑलरेडी उसे डिक्लेयर कर दिया कि कल अगर मैंडेट बीजेपी के पक्ष में जाता है तो ईवीएम को दोष देने वाले हैं। अगर 295 आए तो ठीक, जनता का वोट, अगर 300 पार भाजपा को आ गई तो ये ईवीएम का वोट। गजब किस्म की ढिठाई चाहिए होती है ऐसी बात बोलने के लिए जो वो कह रहे हैं। हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे लगता है कि अगर दिग्विजय सिंह की ढिठाई की बात करेंगे तो बहुत आगे तक जा चुके हैं, और जहां तक वो गए हैं उसके बाद ही उनका राजनीतिक निर्वासन हो गया। 10 साल उन्होंने अपने से लिया था, उसके बाद उनको जनता ने निर्वासित कर दिया। भोपाल जैसी सीट पर वो सोच रहे थे कि वो जीत जाएंगे, जीतना तो छोड़िए, उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। सबसे जो बड़ी बात है कि हम 5 साल पहले का देखें, और मैं तो कहूंगा कि ये मेरी तरफ से सुझाव है कि मीडिया को ये सब दिखाना चाहिए। 2019 में जिस दिन मतदान खत्म हुआ था और जिस दिन काउंटिंग होने वाली थी, उसके बीच में छोटे छोटे वीडियो जारी किए गए सोशल मीडिया पर, उस वक्त के नेताओं के जरिए
कहीं से एक जगह से कोई आ गया कि भाई फलाना जगह है, अरे ईवीएम खुली हुई थी, वहां कुछ लोग मिल गए, फिर कहीं से किसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी। अंत में क्या पता चला कि एक तो ज्यादातर वीडियो पुराने थे, दूसरा जो रिजर्व में रखी हुई ईवीएम थी उनकी बात की गई, जो खराब ईवीएम पड़े हुए थे उनका वीडियो बनाया गया, और एक देश में अराजकता का माहौल फैलाने की कोशिश 2019 में भी हुई थी। तो 24 में नहीं होगी तो मैं मान लूंगा कि ये लोग बड़े भले मानुष हैं, ये राजनीति जो कर रहे हैं वो अचानक उनको एक संत भाव आ गया है, अंदर से कोई बहुत अच्छा विचार आ गया है। मेरा ये मानना है ये बिल्कुल करेंगे, लेकिन देश का संविधान इस देश की संस्थाओं को इतनी ताकत देता है कि ऐसी किसी भी हरकत से निपटने के लिए देश तैयार रहेगा। और अगर लोकतंत्र पर किसी ने डाका डालने की कोशिश की, मैं कह रहा हूं किसी के पक्ष में, हम लोग के अपने विचार थे, हर वक्त बोलते रहे, लेकिन अब हम ये कहेंगे कि कल जो भी परिणाम आएगा उस परिणाम को पूरा 100%, जिसको कहते हैं ना कि एकदम उसी स्पिरिट में स्वीकार करना है, करना चाहिए। यही संविधान और लोकतंत्र बताता है। मैं जरा आपको सोनिया गांधी जी की बात सुनाता हूं और फिर उनकी पार्टी के नेताओं की बात आप सुनिएगा, कितना अंतर है। सोनिया गांधी आज बड़ी एक्टिव दिखाई दे रही हैं। उन्होंने आज मेरे ख्याल से करुणानिधि जी की 100वीं जन्म जयंती है, तो उस मौके पर भी वो बोल रही थी। और फिर उनसे निकलते हुए पूछ लिया किसी ने कि भाई आपको क्या कहना है एग्जिट पोल के बारे में। आप सुनिए, बड़ा शालीन तरीके से उन्होंने अपनी बात कही, और फिर उनके पार्टी के नेताओं की बात आप सुनिएगा। सोनिया गांधी, फिर दिग्विजय सिंह सुनाइए। Madam, what is the expectation for tomorrow result? We have to wait. Just wait and see. Hopeful you are to form the government, ma'am. Well, we are very hopeful that our results are completely the opposite of what the exit poll is saying. Madam, what is the expectation for tomorrow result? We have to wait. Just wait and see. Hopeful you are to form the government, ma'am. Well, we are very hopeful that our results are completely the opposite of what the exit poll is saying. जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार, तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। अब सोनिया गांधी दिग्विजय सिंह की बात को जरा आप कंपेयर किए, वो महिला जो है बड़ी शांति से अपनी बात कह गई, भाई इंतजार करो, कल तक का एक ही दिन का तो रह गया मामला, कल देखा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये एग्जिट पोल के नतीजे गलत हो। और फिर आज दिग्विजय सिंह साहब, वोट हुआ तो बीजेपी को वोट हुआ, मतलब ईवीएम का वोट, मतलब तुम्हारा वोट कहीं और काउंट हो रहा है क्या? मतलब ईवीएम से ही तो सब दे रहे। देखिए सर, कल दिग्विजय सिंह का बयान आया था, कुछ चुनाव लड़े राजगढ़ से। परसों उनसे एक अखबार के पत्रकार ने भोपाल में पूछा था 2 दिन पहले कि आपको क्या लग रहा है, तो बोले राजगढ़ की जनता मेरे साथ है, मेरी इतनी सेवा की है, मेरा परिवार यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो मतदान मेरे पक्ष में होगा, मैं राजगढ़ से चुनाव जीतने जा रहा हूँ। मतलब राजगढ़ में अगर वो मतदान हो रहा है तो उनके पक्ष में हो रहा है, अगर बाकी जगह कहीं होगा तो वीएम की गड़बड़ी होगी, ये दिग्विजय सिंह का कहना है। लेकिन एक बात तय है सरोज जी कि इस चुनाव में कोई नैतिक जिम्मेदारी लेके, मल्लिकार्जुन खड़गे कोई हार की जिम्मेदारी लेके इस्तीफा नहीं देने वाले। इतने लंबे समय बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पहली बार बनाए गांधी परिवार से बाहर, तो वो इतने जल्दी पद छोड़ेंगे नहीं। मतलब ये कहा जाएगा कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे नैतिक जिम्मेदारी ले, तो वो तो पद छोड़ने वाले हैं नहीं। दूसरी बात रही अब विपक्ष की, तो देखे कल सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा का बयान आया है, उन्होंने कहा मैं अगला बयान परिणाम आने के बाद दूंगा। तो अभी टूल किट तैयार बैठी है सब जगह, चाहे वो बैठे हो, मणिशंकर अय्यर बैठे हो, पाकिस्तान में फवाद चौधरी बैठे हो, ये सब अभी इंतजार कर रहे कल का कि एक बार चुनाव परिणाम आ जाए। पाकिस्तान में गजब वेट हो रहा है भाई, और एग्जिट पोल के बाद से तो वही सच में तौबा तौबा हो रही है वहां पे। देखिए उनकी तौबा तौबा अगर आ गया मोदी तो उम्मीद ही बस यही है कि मोदी ना आए, इसलिए वो तो करेंगे। चुनाव परिणाम आने के बाद सबके बयान आना शुरू हो जाएंगे, और फिर अब देखेंगे कि कौन कैसे क्या बयान देता है। और अरे आज ये मतलब इंटरेस्टिंग होगा व्यूअर्स भी जाने की, मतलब आपको क्या लगता है कल कैसे, अगर ये एग्जिट पोल सही होते हैं तो मोदी को अगर 300+ सीटें आ जाती हैं तो विपक्ष क्या करेगा? राहुल जी क्या करेगा? मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा कुछ खास करेगा। ये बताएगा कि हम ये चुनाव हार गए हैं और कारण बताएगा कि क्यों, मान लेगा मतलब आराम से। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ मैंने ऐसे नहीं देखा कि हमारी डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ हुआ हो जैसा यूएस में हुआ था। तो मुझे लगता है कि हमारी डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, अलग अलग जरूर कारण दिए जाएंगे, उसमें ईवीएम भी एक कारण हो सकता है। देखिए मुझे लगता है कि विपक्ष के लिए भी ऐसा नहीं है कि विपक्ष के लिए इस चुनावों में कुछ सिल्वर लाइनिंग नहीं है। अगर हम मानते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी को या एनडीए को लॉस हो रहा है, अगर हम मानते हैं 64 सीटें दी हैं आपने ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को, सिल्वर लाइनिंग आप तो बता रहे हैं। तब भी है। मैं आपको देखिए, अगर फिर उस पर बात करनी है तो फिर मैं ये बात करता हूं कि आपको ये भी पता होना चाहिए इस बार जो आप एग्जिट पोल कर रहे हैं
उसमें ओबीसी जो वोट बैंक है उसमें 2% ओबीसी वोट बैंक का लॉस है बीजेपी को। अच्छा, मैं लाया हूं उसमें आज जैसा। 11% जो है फायदा है विपक्ष को। तो फिर अगर मैं उसमें जाऊंगा, महाराष्ट्र में 7% लॉस है। तो नहीं, देखिए तब इसका अगर मतलब तो ये सब आप उनको बता दीजिए ना भाई, ये बोलो तुम राहुल लोग। जी क्या नंबर बदल रहे हैं? मेरे कोई नंबर नहीं बदल रहे, मैं वही 300 पे हूं। आप जो आपके नंबर जरूर ऊपर नीचे हुए हैं अलग अलग टाइम पे, पर मेरे राहुल नंबर जी नहीं। राहुल जी नहीं, ऐसे देखिए, 1 साल से हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, यही प्रोग्राम जून में। एक दर्शक मैं बहुत धन्यवाद, उनका नाम नहीं भूल रहा हूं, उन्होंने तो डेट निकाल दी। इस डेट को आपने कहानी कुर्सी की शुरू किया था। पिछले 3 महीने से तो आप चुनाव पे बात कर रहे हैं ना। किसी को पलटासन करना है तो आज कर लीजिए। मैं तो आज भर का टाइम है। मैं वहीं पे 300 पे हूं कि बीजेपी को 300 मिलेंगे। हम तो वैसे भी और इस प्रोग्राम के बाद पलटना नॉट अलाउड। रागी जी भी आ गए हैं। ये नई शब्दावली आपने जो लाया, हम लोगों ने पिछले 2.5 महीने में एक से एक शब्दावलियों का प्रयोग किया है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि कोई पलटने वाला नहीं है। सब हम लोग ये हैं। और मुझे तो आज हैरानी ये हुई, उनका नाम यहाँ जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन आते आते रास्ते में उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि अब आप मोदी विरोध छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? अच्छा, बड़े प्रतिष्ठित यूट्यूबर हैं। आपके पड़ोसी? नहीं, नाम नहीं बताऊंगा। आपके स्टेट के हमारे स्टेट के ही हैं। तो उसके बाद लगातार इन्होंने एक बार गाना सुन लिया उन्होंने था, मजेदार। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। नहीं नहीं, उसके बाद वैसे उन्होंने आपकी घर स्टेट बनाया। से काफी यूट्यूबर है। तो हमारे वाले ही हैं। आप देखिए, रवि हमारे यहाँ से, प्रसून हमारे यहाँ से, अजीत अंजुम हमारे यहाँ से। छोड़िए सर, नाम छोड़िए ना, बोले क्या वो? तो उन्होंने कहा कि ये तो हम पहले से जानते थे कि मोदी आएगा तो मोदी ही। हमने अभी ट्वीट भी किया है कि एक बड़े मैंने मोदी विरोधी से बातचीत करने पर ये लगा कि भाई, उन्होंने कहा कि ये तो हमको पहले से पता है। मैंने कहा कि फिर क्यों कर रहे हैं आप? तो बोला, आप क्यों समर्थन करते हैं? तो हमने कहा कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद हम तो ये मान करके चलते हैं। 48 साल से वो शपथ खा करके रखे हुए हैं हम कि ये एक ही है और इसके लिए हम लोग। आप किस लिए? बोला, जब तक हम लड़ेंगे नहीं मोदी से तो हमारा कैसे चलेगा काम। ये मूल है, ये मूल है, आप ध्यान रखिए। इसका मतलब है कि कई लोग जानबूझ करके इस कैंपेन को चलाया, क्योंकि उनको चलाने से उस कैंपेन में उनको फायदा दिखता है, अपना फायदा दिखता है। बाकी चीजें बहुत सच गौण हो सबको जाती हैं। मालूम था। सच तो मुझे सबको मालूम था। कल एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने मुझसे कहा, ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूं, ऐसे ही कहा, ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूं, भाई साहब हमारे यहाँ भी है 65 से ज्यादा का नहीं बताया जाता है कि बताइए। 65 से ज्यादा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपको बोला 65 मैक्सिमम हुआ है। 65 से 85 के बीच में, ये हमारा अपना आकलन है। मैं फिर उनका नाम नहीं लूंगा, और ऐसा नहीं था, चैनल पे थे गजब बंधु। तो मैं देखिए ना, एक घृणा। और एक और बात मैं आपसे जिक्र कर रहा था, उसको बहुत गंभीरता से जिक्र कर दे रहा हूं। कहा था कि ये मैंडेट को डिस्क्रेडिट करने के लिए ये किसी भी हद तक जाएंगे। ये आप आश्चर्यचकित मत होइएगा कि ये रोड पर भी उतर सकते हैं, ताकि ये इमेज चला जाए कि एक पूरा का पूरा इलेक्शन जो है वो मैनेज किया हुआ है, रिग्ड किया हुआ है, ये सब। तो मुझे लगता है कि सरकार यदि सुन रही होगी या उनके लोग यदि सुन रहे होंगे तो इसको भी ध्यान में जरूर रखें, हाउ टू मैनेज दिस पीपल। बिकॉज पूरा टूल किट, किसी ने कहा कि 125 एनजीओ की मीटिंग हुई है, हम नहीं जानते हैं, उसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन शायद अखबारों में भी आया है। नहीं तो वो तो 14 के बाद बहुत लोगों ने कहा था हम देश छोड़ करके चले जाएंगे। गए पता नहीं कितने, उनमें से बहुत से लोगों ने कहा था हम भारत में नहीं रहेंगे, भारत रहने लायक नहीं रहेगा। एक ने कहा कि भाई हम लोग सड़क पे उतरेंगे, ये हो जाएगा। तो हमने कहा बहुत सारे लोग लाठी में तेल पिला करके रखे हुए होंगे, मुझे ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं, बाहर वाले भी लोगों के पास आप भी तो लाठी मिलते हैं इतने सारे नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से बात होती होगी, वाकई में आपको उम्मीद लगता है कि कल कुछ तमाशा होगा अगर नतीजे वाकई ये होते हैं तो? नैरेटिव के लिए आगे ये जरूर करेगा लोग सर, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि 2019 को जिस तरह से इन लोगों ने रिजल्ट को लिया था, इस बार वैसा नहीं लगा लोगों। उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि ऐसा नहीं है कि उनको भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि जनता हमारे साथ नहीं है इसलिए हम हार रहे हैं, कि समझ में आ रहा है। लेकिन आप अपने लोगों को क्या बताएंगे? अपने लोगों के पीछे जो आपने फौज खड़ी कर रखी है, उनके अंदर ऊर्जा कैसे देंगे? उस ऊर्जा का यही नतीजा है कि उनके अंदर आक्रोश भरें, भड़काएं उनको कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, हमें और ज्यादा एग्रेसिवली प्रोटेस्ट करना। क्या कहानी बनाएंगे? ईवीएम का दोष। ईवीएम के अलावा जैसे आज मैं आरजेडी के कुछ नेताओं से बात कर रहा था, तो बाकायदा इस बात को कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को 7 से 9 से ज्यादा सीटें बिहार में आ रही है, इसका मतलब ईवीएम में समस्या, हम लोग सड़क पे उतरेंगे।
तो वो अपने लोगों को मैसेज देने के लिए, उनके अंदर एक एग्रेसिवनेस रखने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए और इस मैंडेट को डिस्क्रेडिट करने के लिए इस तरह का माहौल बगैर इस बात की चिंता की कि दुनिया भर में आप भारत के लोकतंत्र को बदनाम उसकी परवाह करोगे। कहाँ हो रही है? उसमें आप सोचिए ना कि बीच चुनाव चल रहा हो, उसमें ईवीएम को लेकर आप कोर्ट में जा रहे हो, तो उसको लेकर उसको तो परवाह ही नहीं हो। तो पूरे एक डिजाइन के तहत उस चीज़ को किया जा रहा है। और अंदाजा लगाइए कि ये वो दल कर रहे हैं जब इनकी सरकारें वहाँ राज्य में हुआ करती थी, चाहे यूपी की बात कर लें या बिहार की बात कर लें, तो कैसे बैलेट पेपर को फाड़ा जाता था, नदियों में मिलते थे, पोखर में मिलते थे, छोटे छोटे बच्चे लेके वो खेल रहे होते थे। ईवीएम में अगर कुछ विसंगति आ भी जाए, एक दो तस्वीर कहीं दिख जाती हो, उससे तो 10 टाइम्स बेटर है नहीं है। बावजूद इसके आप बार-बार कांग्रेस भी ऐसा कर सकती है नैरेटिव में, तो निश्चित इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार तो उनको एकदम से दिख रहा है कि हमको अब इसी लाइन पर आगे जाना है। अगर इस लाइन पर सौरभ नहीं जाते हैं तो वो खत्म है। सौरभ जी, ये पता नहीं इन्होंने देखा होगा या नहीं, हमने तो अपने आंखों के सामने देखा, उठाया, लूटा, आ करके एक ही बार टप 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 मारा और पुलिस आ रही तो खबरदार वहां से उठे तो गोली मार दूंगा। और पुलिस कह रहा है, मिड में आ रहा है कि भाई साहब हमको दे दीजिए, बैलेट बॉक्स दे दीजिए। ये चुनाव मैंने देखा है, ये चुनाव 80 का चुनाव मैंने देखा है, लोकसभा का चुनाव देखा है। और जब एक होता था, लाइन में लगे होते थे तो एक बम पटका जाता था, कहता था कि राशन की दुकान चल रही है क्या, हटो सब वोट मारते हैं। ये दौर बहुत बहुत एक भोजपुरी में सौरभ बड़ा टर्म होता था बिहार में कि जो तो उनके वोट पड़ गए बा। जितने गरीब लोग जब जाते थे वोट करने के लिए, तो वहाँ के जो फॉरवर्ड क्लास के लोग, दबंग लोग हैं, दबंग कम्युनिटी के, बाकायदा दूर से जो वोट पड़ गए बा तो नहीं के, तुम्हारा वोट पड़ गया, तुम्हारा वोट पड़ गया, इसका मतलब पूरी की पूरी फौज और लोग लौट के चले जाते थे। ईवीएम में कम से कम ये सब चीज़ तो नहीं होता। तो यहाँ की एक विसंगति को पकड़ के आप वापस उस दौर में लेके जाना चाहते हैं क्योंकि वो आपको सूट करता है। अब की परिस्थिति में अगर आप देखें तो जैसे मान लीजिए कि कास्ट के हिसाब से आप समझे हैं कि आरजेडी का जो बेस है, यूपी में जो समाजवादी पार्टी का बेस है, वो ज्यादा दबंग है। भाई मैं अभी कास्ट के डेटा पे आऊंगा और इसी को मतलब इसी में से अगर जैसे आप सिल्वर लाइनिंग कह रहे थे राहुल जी, भाई इसी को अगर आप समझ लेंगे, अगर विपक्ष के लोग इस पर एक नजर मान ले कि एग्जिट पोल में से ही वो डेटा निकला जिसमें मोदी को 371 से, एनडीए को 371 से 401 सीट मिल रही है, ये क्या बता रहा है? मैं आगे बात करने वाला था लेकिन पहले बता देता हूं कि बिहार के अंदर 72% यादव वोट जो है वो इंडिया गठबंधन को पड़ा है, वही एग्जिट पोल बोल रहा है। हाँ बिल्कुल है। ये माना जाता है कि बिहार में यादव जो हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए से छिटक गए। यूपी में 69% वोट मिला है, 69% वोट मिला है। एनडीए से छिटके नहीं, इंडिया गठबंधन को मतलब भी अगर जितने भी यूपी में ये बात यूपी तो में कोशिश की गई थी 70% ना कि कोशिश की गई। आपने यादव मुख्यमंत्री बनाया तो किसलिए बनाया था? समाजवादी पार्टी को कांग्रेस को पड़ा है। हाँ। बिहार के अंदर 72% वोट यादव वोट आरजेडी कांग्रेस को पड़ा है, ये वही एग्जिट पोल बता रहा है। भाई इसके अलावा हाँ बाकी जातियों में जैसे विभाजन होता है वैसा विभाजन हुआ नहीं, पर मैं देखिए इसमें दोनों के लिए, जैसे वोकालिगा जो वोट है वो कर्नाटक में नहीं पड़ता था, बीजेपी को कम पड़ता था, अब वोकालिगा का बहुत ज्यादा शिफ्ट हुआ है जो है एनडीए की तरफ। ये देखिए अलग अलग रीजन्स में अलग अलग चीजें जरूर हुई है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जो लोग एग्जिट पोल पर सवाल उठा रहे हैं वो भी ये देख लें कि वो एग्जिट पोल जो एक कॉमन सेंस कहती है उससे अलग नहीं है, वो वही बता रहा भाई। उसके लिए तो एक दूसरा आंकड़ा और तथ्य भी जानना चाहिए। अभी 2 राज्यों के विधानसभा के परिणाम आए, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश में पहले ही 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीत ली, तो कांग्रेस की क्या स्थिति है वो समझिए। लेकिन सिक्किम में जो एनडीए का एलआई था, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, कमाल की बात यह है कि भाजपा को लगा कि रणनीतिक तौर पर कि हम इनसे अलग हो जाएंगे तो 2, 4, 6 सीटें हम जीत लेंगे। 0 सीटें आई हैं सिक्किम में भाजपा की, कांग्रेस की 0 सीटें आई हैं। और जो लंबे समय तक पवन चामलिंग जो वहां के मुख्यमंत्री रहे रिकॉर्ड समय तक, वो 2 सीटों से चुनाव लड़े, दोनों से हार गए। भाई चुंग भूटिया वो लड़े चुनाव, वो हार गए। तो लोकतंत्र अपने लिहाज से व्यवहार करता है, जनता अपने लिहाज से भरोसा तय करती है। जब आप बार बार कहते हैं कि अरे जनता तो सब जो कर रही है वो रिग्ड है, वो मैन्युफैक्चर्ड है, वो कोई और कर रहा है, तो जनता आपको जो वोट देने भी वाली थी ना, वो भी देना बंद कर देती है। मुझे तो ये भी एक चीज लगती है और इसीलिए ये आंकड़ा लोगों को जानना चाहिए कि आप ही के देश के 2 राज्य के चुनाव हैं और अभी जो ओडिशा और आंध्र प्रदेश से आंकड़े आ रहे हैं वो भी चौंकाने वाले हो सकते हैं, जो एग्जिट पोल्स इंडिकेट कर रहे हैं।